लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राहुल ने मंच से कहा कि संविधान ने हमारे देश की हजारों साल पुरानी विचारधारा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वे संविधान को खत्म कर देंगे। वहीं राहुल ने कहा, भाजपा वालों को ये सपने नहीं देखने चाहिए, ये लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। भाजपा के सामने करोड़ों देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी, देश के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसके साथ राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। चलिए इसी पर आज ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिनेश सिंह जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, जैसे कि राहुल गांधी छठवें चरण का चुनाव जो है अब 25 मई को होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की अगर बात करें तो लगातार वो मंच से सीधे सीधे भाजपा पर निशाना साधते चले आ रहे हैं और अभी भी वो मंच से ही सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर वार किया है। संविधान को लेकर उन्होंने बात कही है, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार वैशाली जी। देखिए सर, मैं कोरी एक तरह से ये बातें बोलने की, जैसे कि चुनाव के टाइम पे गेंद पकड़ किसी भी तरीके से जो हर पार्टी जो है अपने तरीके से चाहती है, कहीं ना कहीं लोग तो चीजें बोल करके या कोई कैची अट्रैक्टिव इस तरह कुछ फ्रेज बोल करके, जिससे कि जनता जो है वो मतलब उससे लुभावित होकर के और कम से कम सामने लोग अट्रैक्ट करके भीड़ इकट्ठी की जाए, तो उस तरह की चीजें मैं समझता हूँ। उससे पर कुछ ये नहीं है, क्योंकि देखिए संविधान खत्म करने की जैसे राहुल गांधी बात करते हैं, अब ये सीरियसली अगर बात करते हैं तो मैं इसमें इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जैसे चीजें हैं, कांग्रेस स्वयं जो है मतलब कई बार जो है उसमें अमेंडमेंट कुछ न कुछ कर चुकी है। और दूसरा देखिए, संविधान जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ पुराने मतलब जैसे कि जो हमारी आजादी के बाद से चल रहा है, तो उसको देखिए खत्म किसी तरीके से कोई भी ऐसा कानून या कोई इस तरह की चीज कुछ भी ला करके किसी भी उस पर नहीं किया जाता। और चाहे मतलब कि लोकसभा से या राज्यसभा किसी तरीके से राष्ट्रपति स्वयं कहें तो तभी इस तरह की चीजें नहीं होती। संविधान कभी, क्योंकि संविधान से ही हमारा सब कुछ चलता है। देश पूरा जो है, लोकतंत्र जो है पूरा संविधान के सहारे, उसका ढांचा जो है पूरा तानामान जो है उसी के इर्द गिर्द सारा बना हुआ है। तो वैशाली जी, किसी भी तरह की मतलब नहीं मानता, ये सिर्फ एक तरह से चुनाव के समय का इनका दिया हुआ एक तरह से कैची फ्रेज है। इसके लिए मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि संविधान जो है उसको चेंज करके तो चलाएंगे किस बात में, मतलब किस चीज को लेकर के हम, जैसे हम लोग भी बात क्यों कर रहे हैं, तो किसी न किसी चीज को, किसी प्रोसेस को, किसी प्रोसीजर को, किसी मतलब अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जैसे प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके काम कर रहे हैं। तो किस प्रकार से लोकतंत्र का किस तरीके से जो है चुनाव होंगे, क्या चीजें होंगी, होने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है। तो उसको परिभाषित करने का जो कार्य है, वो नीचे तक उतारने का जो है, लोगों के लिए काम करने का काम जो है, वो सारा का सारा जो है एक तरह से संविधान के द्वारा परिभाषित चीजें होती है, तो उसको लेकर के चीजें की जाती है। तो ये सिर्फ एक तरह से है कि जैसे कि मतलब जैसे कि अपना अगर भाजपा आती है तो भाजपा खत्म कर देगी, तो एक तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की तरफ बढ़ते है। क्योंकि किसी भी तरीके से संविधान खत्म करने का अमेंडमेंट सिर्फ ये मान के चलें कि कोई अगर चीजें होती हैं तो लोकसभा या राज्यसभा जो है उससे पारित करके किसी अमेंडमेंट को पास किया जाता है। अमेंडमेंट यानी कुछ चेंजेस कुछ हो सकते हैं संविधान में, उसके अलावा कोई चीज नहीं करते। और वो भी देखिए उसमें पक्ष दोनों की भागीदारी होती है। अगर पक्ष अगर मजबूत है तो देखिए अपने तरीके से अपनी बातों को मजबूत तरीके से रख पाएगा, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत है तो अपने तरीके से उसका पुरजोर विरोध कर पाएगा, उसको आगे उस तरीके से चलने नहीं देगा। और दूसरा देखिए, उससे पहले दुनिया भर की, जैसे कोई मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि अमेंडमेंट जैसे वैशाली जी कोई अगर लाया था तो उससे पहले जनता से राय मशवरा, उसके लिए ओपन विंडो होती है सब चीजों की, और सभी से राय मशवरा, सभी वर्गों से सब डिस्कशन करने के बाद में, उसके बाद जाके डिस्कशन करने के बाद मतलब हमारे दोनों जो हाउस हो गए और बाद में राष्ट्रपति के बाद जाता है, तो उसके बाद जाके संविधान में अमेंडमेंट होता है। और खत्म करने का तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। जी बिल्कुल, ये मेरा अगला सवाल भी यहीं से जुड़ा हुआ है कि राहुल गांधी हमेशा मंच से ये कहते हुए आ रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि संविधान खत्म करने की बात राहुल की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या संविधान ऐसे खत्म हो सकता है? क्योंकि संविधान है तो देश है और देश है तो संविधान है, तो खत्म करने की बात कहां से आ गई? बिल्कुल, सिर्फ मैंने जैसे पहले को बताया कि सिर्फ एक चुनाव के समय सिर्फ लोगों को लुभावित करने के लिए और एक मतलब कि अट्रैक्टिव थोड़ा सा बातों को बनाने के लिए और लच्छेदार बातें घुमा करके इधर से उधर पेश करने की सिर्फ बातें, उसके अलावा कुछ, क्योंकि एक तरह से इतने सीरियस नहीं था उस तरह की अगर बात करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पीएम के उम्मीदवार है, पीएम मतलब जैसे कि मान के चलें कि अगर इनकेस अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसे रोटेशनल तरीके से बताया गया है कि हर साल जो है हम लोग, हो सकता है कि शायद जैसे पीएम के फेस अगर बात होती है तो उसमें वो कहते नजर आते हैं कि जैसे कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोग आपस में करके ये कर सकते हैं कि एक साल अलग अलग पार्टी का पीएम बने, तो उस केस में एक साल इनको बनने का मौका मिलेगा। तो पीएम से हम क्या उम्मीद ऐसे थोड़ी रखें कि इस तरह की बात करें। और संवैधानिक चीजें किसी तरीके से नहीं चलती, ना एक्सेप्टेबल है और ना व्यवहारिक है। तो किसी भी तरीके से कोई भी चीजें इस तरफ में है कि पूरी मतलब एक तरह से घुमाने की जो बातें हैं। और किसी भी तरीके से अमेंडमेंट की अगर बात करें तो अमेंडमेंट जैसे स्वयं जैसे अपना, अब इसको संविधान खत्म करने की अगर ये बात करते हैं तो संविधान खत्म तो इन्होंने पहले किया था। शाहबानो केस एक था तो चर्चित केस जो रहा, जिसमें कि एक मुस्लिम महिला थी, तो उसका केस पूरा जी सर्वे के नॉन सीरियस मोड पे जाकर के बोलने की बात है। और इससे कहीं ना कहीं इनकी खुद की छवि जो है धूमिल होगी।
क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं होता। संविधान तो किसी तरीके से कोई भी चाहे तो जितना मर्जी चाहे पार्टी, तो इस समय लगे 400 पार हो चाहे 500 पार, मैं कहता हूँ पूरे के पूरे अगर 100% भी अगर हो तब भी उस केस में संविधान कभी खत्म नहीं होता। संविधान एक मूल ढांचा है मैं वैशाली जी, जी और उसी को लेके सारा ताना बाना सब उसके इर्द गिर्द, तो सारा का सारा प्रोसीजर है वो उसको इर्द गिर्द फॉलो करता है सबको। तो उसके मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कहीं से भी, जो भी दूर दूर तक कहीं मतलब सोचने की बातचीत नहीं है। अमेंडमेंट कर सकते हैं, खत्म कभी किसी तरीके से संविधान नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जी। सही कहना है कि ये संविधान खत्म होने की जो बात है सिर्फ एक कोरी अफवाह मान सकते हैं कि संविधान खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बयानबाजी है लगातार यहाँ पर देखने को ही मिल रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ दिनेश जी। चलिए दूसरी अगली बड़ी खबर में हम बात करेंगे कोलकाता की, जहां कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 से 77 समुदाय को बांटे गए ओबीसी के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया, जिनमें 77 समुदाय को ममता बनर्जी की सरकार ने ये सर्टिफिकेट बांटे थे। उनमें से अधिकांश मुस्लिम धर्म से जुड़े थे। यही वजह है कि चुनाव के मौसम में अब ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। बीजेपी इसे लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही। तो वहीं टीएमसी अब कोर्ट के इस आदेश को मानने से ही इनकार करते हुए इस आदेश को शीघ्र अदालत में चुनौती देने का संकेत दी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इस फैसले को विपक्ष के लिए एक करारा तमाचा बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का तुष्टीकरण का जुनून हर सीमा को पार कर चुका है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इन वर्गों को ओबीसी घोषित करने में केवल धर्म को ही आधार मानकर वास्तव में एकमात्र मापदंड जाना पड़ता है। चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। जी दिनेश जी, जैसे कि मुसलमान ओबीसी आरक्षण पर आखिर पश्चिम बंगाल में इतनी सियासत क्यों हो रही है? वैशाली देखिए ऐसा है कि वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी स्तर तक जाना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जैसे पहले से ऑलरेडी जो चीजें सब डिफाइंड, जैसे संविधान की हम लोग बातचीत करते थे थोड़ी पहले, तो देखिए उसी संविधान ने एक तरह से हर किसी को एक अधिकार दे रखा है। और उस अधिकार के नाते जैसे कि अपनी जो राज्य सरकार कोई भी अगर है, तो राज्य सरकार अपने तरीके से तुष्टीकरण, अपीजमेंट जैसे उसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस तरह का कार्य अगर कोई करे तो वो कहीं ना कहीं जैसे एक तरह से मतलब दूसरे वर्ग के, जैसे अगर कोई बहुसंख्यक वर्ग है या अन्य कोई वर्ग है, जैसे मान के चला करके जैसे माइनॉरिटी की बात करें तो आपने सिर्फ मुस्लिम है उनको आरक्षण दे दिया, लेकिन उसके अलावा जैसे अगर कोई जैन समाज है, सिख समाज है, उनको क्यों नहीं दिया? अगर वो तो माइनॉरिटी में बेचारे आते हैं, उनको भी जरूरत है उसी के। तो गरीब, जैसे गरीब को किसी को दिया गया, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी वर्ग एक तरह से जो है तो वो एक तरह से पूरे उसमें जो मतलब किसी धर्म के आधार पर नहीं था, लेकिन ममता जी ने 2010 के बाद में कुछ उस तरीके से अपने खुद के अपने फ्री विल से और कुछ मुस्लिम नाम के साथ में लेकर के धर्म आधार को लेकर के, क्योंकि मतलब इसमें बताना आवश्यक होगा वैशाली जी, क्योंकि बंगाल में करीब 27% मुस्लिम है, जो कि एक तरह से इनका मतलब मान के चलते हैं कि जैसे उनको ये मानते हैं कि हम लोग उनको पीस करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका एनडीए या भाजपा की तरफ जो है एक तरह से अगर कभी पलायन अगर हुआ तो ये मतलब पूरा तख्ता पलट वाला काम होगा, तो वो नहीं चाहती होंगी मेरे ख्याल इसी को लेकर के। इसी तरह के जैसे चीजें कर्नाटक में देखने को मिली थी कि मुस्लिम्स के नाम पर 4% का आरक्षण दे दिया गया था, तो उसी तरीके से उन्होंने भी ओबीसी के अंदर ला करके, जो कि मतलब एक तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो किसी भी तरीके से वो नहीं होना चाहिए था। ओबीसी पहले से डिफाइंड है वो सब चीजें, जो मतलब जैसे कि संविधान के मुताबिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चीजें हैं वो आप कीजिए, लेकिन धर्म के आधार पर अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे कोर्ट है उसको संज्ञान लेना पड़ेगा। तो कोर्ट के जैसे नजरों में चीजें आई और कोर्ट में जो चीजें पहले से चल रही थी तो संज्ञान लेके उन्होंने जो 77 जैसे कि समुदाय आपने बताया कि 77 जैसे उनको लाकर के सम्मिलित किया गया था, उनको बाद में कोर्ट ने इस तरह से मतलब जो उनका फैसला था राज्य सरकार, तो उसको पलट कर रख दिया। वो स्वागत योग्य, वो अच्छी बात है कि हमसे एटलीस्ट जो मेजोरिटी जो वाले ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उन तक लाभ पहुंच पाएगा, एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं रहेगा, उनको भी लाभ मिले लेकिन औरों को भी तो लाभ मिले। मतलब सिर्फ है कि एक अकेले अगर मुझे मिले और आपको मिले तो इसमें कहाँ तक न्याय चाहिए? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन दिनेश जी एक बात ये भी कि मुद्दा तो ये जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, लेकिन बीजेपी इसको पूरे देश में उछाल रही है, तो क्या मान सकते हैं कि क्या इस मुद्दे से बीजेपी कुछ लाभ लेना चाह रही है? देखिए चुनाव के समय मिला कि उसको माने ना माने कुछ भी चीज होती है उसके मतलब है कि 10 महीने निकलते हैं, और जैसे मान के चले जैसे कि मतलब साम दाम दंड भेद किसी तरह के यूज करके अगर जैसे विपक्ष के द्वारा कुछ अगर किया गया और उसका जैसे कि अगर कहीं ना कहीं जैसे तुष्टीकरण की बातचीत अगर आएगी तो अपने तरीके से देखिए वोट बैंक को साधने के लिए सही पार्टी जो है अपने तरीके से कार्य करती है। तो भाजपा ने उस चीज को जैसे कि उनको अगर वो मुद्दा मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक वर्ग विशेष के साथ में जैसे कि मेजोरिटी जैसे कि आप मान के हिंदू समाज जो है वो अगर 85% है, 15% जैसे और जैसे समाज जो लोग रहते हैं 80% जो है वो मेजोरिटी जैसे कि बहुसंख्यक जो है हिंदू समाज है, तो उनके खिलाफ कोई चीज अगर जाएगी तो उसके बारे में कोई अगर है कि अपोजिशन हो चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी अगर आवाज उठाए उनका स्वागत होना चाहिए। तो उसमें तो भाजपा को गलत कार्य नहीं कर रही अपने तरीके से। लेकिन हाँ ये चीज जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, थोड़ा सा बीच में बात रह गई थी कि कर्नाटक सरकार जो उन्होंने 4% का आरक्षण दिया,
तो वो ठीक है और तरीके से मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम पे या किसी और तरीके से देती जिसमें सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सिख धर्म भी उसमें है, और जैसे मान के चलें कि जैसे कि जैन समुदाय है वो भी हो गया, तो सभी को जैसे देती तो ठीक है, स्वागत योग्य था चीजों के बारे में। लेकिन एक मुस्लिम आरक्षण अलग से क्रिएट करके वो दिया जाए तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति किसी चीज को क्यों नहीं है, लेकिन एक तरह से करके बोले एक तरह से अन्याय तो हो गया ना कि ठीक है, अगर कोई मेजोरिटी का समाज है वो भी हो गया, या माइनॉरिटी और भी जो लोग हैं क्रिश्चियन है उनको शामिल क्यों नहीं किया गया उसमें, तो वो चीज थोड़ी सी गलत थी। तो अपने तरीके से जो भी चीज हो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, जिसमें जैसे कि सूरज की रोशनी जो सब पे पड़ती है, हवा सबको मिलती है, तो उस प्रकार से जैसे कि आप अगर आप केंद्र सरकार में है, अभिभावक की मतलब गार्जियन की भूमिका में है, तो आपको सभी को देखना पड़ेगा, आपको सभी को कुछ कार्य रखना पड़ेगा, और कोई किसी के साथ एक के साथ भेदभाव नहीं करते, वो आपने शपथ ली होती है। जी तो जी। उसको लेकर अगर आप अगर कोई चेंजेस या अपने तरीके से कोई है कि तुष्टिकरण कर कुछ अगर करते हैं या करती हैं, तो अपने आप में पहले से ही मतलब एक तरह से वन साइडेड वो चीज बन गई, और वन साइडेड चीज तो देखिए मान्य होती नहीं, आप समझती थी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए दिनेश जी आपका। जी, धन्यवाद। जी। इसी के साथ बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव की यहां यात्रा 6वें चरण तक पहुंच चुकी है। छठे चरण में 25 मई को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इससे 6वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान होगा। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग होगी वहां मुकाबला इस बार बड़ा कंफ्यूजन वाला नजर आ रहा है। दरअसल 6 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां सियासी विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाए कि किस जाति को वोट किस पार्टी को जाएगा। यूपी में छठे चरण में प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, फूलपुर बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, जौनपुर, लालगंज, भदोही, मछली शहर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस चरण में बाहुबली राजा भैया और धनंजय सिंह के खनक को और रुतबे की भी परीक्षा होगी। साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रणनीति को भी इस चरण में अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। यूपी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूले के साथ ही बीजेपी की जातिगत आधारित चुनावी रणनीति और उसकी सहयोगी पार्टियों का सहयोग कितना काम करेगा, ये भी इस चरण में पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त छठे चरण में बीजेपी के नेता जगदम्बिका मेनका गांधी, कृपा शंकर सिंह, दिनेश लाल निरहुआ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। चलिए इसी पर आज ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव लखनऊ से जुड़ गए। प्रशांत, जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर 14 जो यूपी के विधानसभा सीट, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में जो यूपी की 14 सीट है, इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पे राजा भैया और धनंजय प्रताप का रुतबा जो है दांव पर लगा। क्या कहेंगे आप? मतदान होना है, उन पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है, और ऐसे में खासकर देखा जाए प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में बड़ा ही रोचक मुकाबला बना हुआ है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन लाल जिंदा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजा भैया का कहीं ना कहीं ग्रोथ नीचे देखना पड़ सकता है, और माना जा रहा है कि संगठन लाल जिंदा ने कई बार नीति से कहा है कि नीचे जो है वोट नहीं मिल रहा है, यानी कि राजा भैया की नाराजगी केवल प्रतापगढ़ सीट से ही नहीं रही है, बल्कि कौशाम्बी की सीट पर वहाँ से सांसद जो चुने गए थे बाद में प्रत्याशी से विनोद सोनकर, उनसे भी नाराजगी रही है। तो ऐसे में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। सुल्तानपुर सीट पर चुनाव होना है, वहाँ भी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की इज्जत वहाँ पर दांव पे लगी हुई है। तो ऐसे में इन सीटों की बात कर ली जाएगा, एक एक करके सीटों की बात की जाए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। और इसमें अगर खासकर बात की जाए कि ये जो सीटें हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है डुमरियागंज भी बनी रही है, जो कि यहाँ से जगदम्बिका पाल एक बार फिर चुनावी मैदान में है। तो वही संत कबीर नगर से भी जो है सीट इस बार दांव पे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कैसे सीट जीत सकती है। साथ ही जो लालगंज में जो है इस बार पार्टी की टक्कर देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रोफेसर इंदु जो है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ, उनके सामने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। जौनपुर जो दिलचस्प सीट है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता जो है पहले यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ ही उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद जौनपुर के नेता धनंजय सिंह की पत्नी जो वर्तमान में वहाँ से पंचायत अध्यक्ष श्रीकला को, लेकिन 1 तारीख से पहले ही श्रीकला की तरफ से टिकट की कटने की बात की गई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप होते आए हैं, लेकिन इस सीट पर पुनः श्याम सिंह यादव जो बीएसपी के सांसद थे, उन्हें टिकट दिया गया है। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि कृपा शंकर और श्याम सिंह के बीच में यहाँ टक्कर होती है। कृपा शंकर महाराष्ट्र के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनकी भी बड़ी
शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी की, इसके ऊपर भी यहाँ पर गाँव पर है कि किस तरीके से सीट को जीता जाए। या सीट जो है बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी, इस बार कैसे यहाँ पर कृपा शंकर को जीत मिले। ये जो सीटें हैं और इसमें से अगर सबसे बड़ी बात है कि फूलपुर सीट भी इसी में लगी हुई है। फूलपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमल फैलाए इसको लेकर, और फूलपुर और कौशाम्बी के बीच में यहाँ पर अपना दल कमेराबादी का कुछ प्रभाव देखा जाता है। शराफी से यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी पटेल अपना दल कमेराबादी की समाजवादी पार्टी की सीट से यहाँ पर जीती थी, तो उन्होंने भी अपने पीडीएम के प्रत्याशी उतारे हैं। इन पर कितनी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ ही इलाहाबाद सीट पर, इलाहाबाद में यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बदला है, वहाँ भी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। ये जो सीटें हैं यहाँ सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना बनाए हुए है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कहीं कहीं सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला भी समझ में आ रहा है, जिसमें अगर अम्बेडकर नगर की बात कर ली जाए, अम्बेडकर नगर से वर्तमान बीएसपी के सांसद रहे रितेश पांडे ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, क्योंकि उनके पिता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में यहाँ वोट दिया था, और उसके बाद ये समीकरण बने कि रितेश पांडे को बहुजन समाज पार्टी छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया और अब वो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से। तो यहाँ पर जो सबसे कांटे की टक्कर रितेश पांडे के लिए है, किस प्रकार से अच्छी बार जीत सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की टिकट से वो 2019 में यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। इस बार जो है क्योंकि ये जो है कई इलाके यहाँ के जो है वो दलित बहुल इलाके हैं, तो ऐसे में उसकी नाराजगी भी रितेश पांडे को झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती सीट की बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रावस्ती सीट पर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही या बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जी प्रशांत, ये भी मान सकते हैं कि इसी चरण में अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले की भी तो यहाँ पर परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था और पीडीए का नारा कितना सबसे हो सकता है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इन सीटों पर मायने होंगे, लेकिन 2022 में चुनाव परिणाम अखिलेश यादव के पक्ष में थे और उनकी 47 सीटें थी। गठबंधन तहत सिर्फ 125 सीटें यहाँ से अखिलेश यादव जीते थे, और अब देखिए ये परिणाम फिर एक बार बताएंगे अखिलेश यादव कितना 2024 में सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि 2024 से ही उत्तर प्रदेश से 2027 की राह आसान किसी पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव संभव है। तो ऐसे में जो पूरी गणित है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर स्वतंत्र समाज पार्टी हो, या निषाद पार्टी हो, अपना दल कमेरावादी हो, अपना दल सोनेलाल हो, ये जितने भी दल हैं वो इसीलिए कवायद में जुड़े हुए हैं कि लोकसभा चुनाव में वोटों के प्रतिशत से ही ये लोग 2027 से तैयारी करेंगे, और इसके साथ ही 3 दलों से इनका गठबंधन होगा, उसके बाद बार्गेनिंग होगी वोटों के आधार पर। यह सब मकसद सिर्फ 2027 में सत्ता पाने को लेकर विपक्षी दल इसीलिए जुटे हुए हैं, कैसे ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हराया जा सके। और ये लोकसभा चुनाव इस बार अखिलेश यादव के पीडीए के नारे को कितना बुलंद करती है या परास्त करती है, जिससे 4 तारीख से परिणाम के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा किया है, और वो कह रहे हैं कि वो 63 जो सीटें उनके पास है, 17 कांग्रेस के पास है, सभी सीटें जीत रहे हैं, केवल एक सीट के लेकर भी जो है अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर है, ऐसा उन्होंने कई बार प्रकाश किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 2019 के चुनाव में यहाँ 63 सीटें पाई थी, और इसके साथ ही जो अपना दल गठबंधन के पास थी, इसके साथ ही अगर देखा जाए इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बैठाए हैं, क्योंकि पिछली बार 10 बहुजन समाज पार्टी के पास सीटें थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। अगर ये 10 सीटों पर वो काबिज न रह पाई, उससे उनका वोट प्रतिशत भी घट सकता है, और सदन में जो सदस्यों की संख्या भी घट सकती है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती लगातार कई जनपदों का दौरा कर रही है, लेकिन इस बार क्या बहुजन समाज पार्टी में 10 अपने सांसद बरकरार रख पाएगी? क्या पार्टी को और सदस्यों की संख्या मिलेगी? अगर इन 10 सीटों का बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता है तो इसमें ज्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भी फायदा होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, ये तो अब जब परिणाम आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका प्रशांत। और इसी के साथ अगली और चौथी आखिरी खबर में हम बात करेंगे असम के तिनसुकिया जिले की, जहां पर काकोपथार इलाके में टंगिया चाय बागान में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ एक सप्ताह में अनजान बीमारी से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों के माने तो पिछले हफ्ते
कुलबियल लाइन में 11 लोगों की मौत हुई, अस्वाभाविक रूप से हुई है। जानकारी अगर मिली है कि 12 मई को बगीचे में रहने वाले एक परिवार में से 2 लोगों की एक ही दिन में मौत होने के बाद लगातार से 2 घरों में 2 व्यक्तियों की अस्वाभाविक मौत हुई है। इसके बाद से ही चाय श्रमिकों के इलाके में एक के बाद एक 11 लोगों की असमय मौत हो गई है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग टंगना चाय बागान में हो रही असमय मौतों की असली कारण कब पता लगाएगा। स्थानीय लोग इन मौतों की वजह हैजा और कलीरा बीमारी होने का दावा भी करें, लेकिन जिला आयुक्त ने इसे बेबुनियाद करार दे दिया है। গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় লৈ পেলাই যোৱা 2-3 দিন ধৰি এটা নিউজ চলি আছে যে টঙনাগাঁও টি এষ্টেটত কলেৰাৰ বাবে মানুহ মৰি আছে, বাট এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত এনেকুৱা কোনো তথ্য অহা নাই যেটো মানে কয় যে কি কলেৰাৰ কাৰণে এটাও ডেথ হৈছে বুলি। সো এইটো এটা আনকনফাৰ্মড নিউজ আছিলে। কলেৰা ডেথছৰ কোনো ইনফৰমেশ্যন না হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত আছে না আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। चलिए इसी पे ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू कुलवार जुड़ गए हैं वहां तिनसुकिया से। राजू, जैसे कि यहाँ पर बीमारी की एक बात निकलकर सामने आ रही कि असमय ये जो बीमारी फैली है के बाद एक 11 लोगों की इसमें मौत हो गई, बीमारी की वजह क्या, आखिरी बीमारी है क्या जिस पर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है? जी निश्चित तौर पर वैशाली ये एक आश्चर्यपूर्ण घटना है कि मानो कि यमराज काकोपत्थर के जो टंगना टी स्टेट में वहाँ एक हफ्ते के लिए अपने डेरे डाल चुके हों, और जिस तरह से 12 मई को पहले घटना उभर कर सामने आई थी कि एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, और साथ ही दूसरे दिन भी लगातार 2 परिवारों में से 2 व्यक्तियों की मौत, और लगातार एक हफ्तों में 11 व्यक्तियों की मौत। और काफी आश्चर्यजनक विषय है कि आखिरकार ये किस कारणवश मौत हुई है। और वहां के जो स्थानीय लोगों से न्यूज आवर की टीम जब पहुंची थी, न्यूज आवर की टीम बाकायदा उस खबर का जांच करती रही, 2-3 दिन तक जांच करती रही कि आखिर ये विषय है क्या, आखिर क्यों लगातार मौत हो रही है। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे और चाय जनजाति जो स्टूडेंट यूनियन थे उनके द्वारा भी बात करने के बाद उन्होंने दावा किया था कि ये हैजा और कलेरा बीमारी के रूप लेकर ये मौतें सामने आ रही है। मगर आज जिला उपायुक्त ने वो पत्रकार सम्मेलन कर ये को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वजह भी बताई कि आखिर किस वजह से मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रेशर स्ट्रोक होने की वजह से या वहां के जो कोलीबिल जो कुलीबिल इलाका है, जो चाय जनजाति के जो रहने वाले जो इलाका कुलीबिल इलाके में ये मौत हुई है, वहां जो देशी शराब पीने से मौत हो गई है, ये कारण बताया है। मगर ये कारण कोई स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बीमारियों के जो लोगों से रूप देखा गया कि वहां भूमि उल्टी हो रही थी, और जो लूज मोशन कहा जाए तो लूज मोशन होने की घटना सामने आ रही थी, और इस वजह से। मगर जिला उपायुक्त ने कहा कि लूज मोशन गर्मियों के अभी काफी गर्मी भी पड़ रहे हैं, और असम में भी जिस तरह से तिनसुकिया जिला में 40 से ऊपर डिग्री तापमान अभी देखा जा रहा है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, और उसकी वजह हो रही है कि खाने पीने में शायद उन्होंने जिला उपायुक्त के द्वारा यह कहा गया है। मगर वहां के स्थानीय लोग इसे हैजा और कलेरा ही कर रहे हैं, मगर जिला उपायुक्त ने इसका झूठा करा दिया है, वो बेबुनियाद कहा है। मगर अभी तक प्रशासन की ओर से इस बीमारी से हो रहे मौतों का स्पष्ट कारण अभी भी नहीं, उन्होंने ठोस कोई कारण नहीं रख पाया है मीडिया के समझ में अभी। और साथ ही उन्होंने एक दल गठन किया है कि इसके मौतों के पीछे आखिर क्या कारण है उसकी जानकारी सामने लाया जाए। मगर फिलहाल अभी तक किसी भी मगर इस तरह से अनजान जो मौतें सामने आई है वो काफी चिंतनीय है। जी वैशाली जी। राजू, जैसे कि एक के बाद एक 11 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी प्रशासन जो है यहाँ पर अनजान बना हुआ है। अभी तक प्रशासन जागा नहीं है कि मौत की वजह सामने आए, उसके बाद ये बीमारी और भी बढ़ सकती है, लेकिन प्रशासन इतना शांत बैठा क्यों? आखिर क्या बात निकलकर सामने आ रही है? जी ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए ये घटना 12 मई से प्रारंभ हो चुका था। 12 मई से प्रारंभ होने के बाद काफी देर बाद अगर कहे तो प्रशासन बिल्कुल मौन नहीं बैठी है, अगर सच कहे तो, क्योंकि 12 मई से 11 मौतों की खबर सामने आने के बाद प्रशासन अपने धूलमुल रवैया को अपनाकर और अभी उस इलाके में टीम भेजी गई है, और टीम भेजकर जांच पड़ताल किया जा रहा है, और साथ ही वहां के लोगों में एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, और खाने पीने की सामानों पर भी नजर
नजर रखा जा रहा है। और जिस तरह से शुद्ध पानी की वहां की जल की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कह दूं कि वहां की अगर परिस्थिति जब हमने अपने आंखों से देखा तो काफी दर्दनीय थी। जिस वक्त 11 लोगों की मौत हो चुकी थी क्योंकि वहां की शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफी रुपए खर्च किया जाता है, मगर वहां के जो आप हमारे विजुअल में भी देख सकते हैं कि जो हालत है वहां का, जो जल निकाय की जो व्यवस्था है वो काफी दुखदायक है। और जो चाय जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा जो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, सिर्फ उनसे काम लिया जा रहा है, मगर उनका जो एक सुविधा दिया जाना चाहिए वो सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ये काफी दुखदायक है। और प्रशासन की अगर बात करें तो अभी कुछ कदम उठाए हैं, जो जैसे कि गुलंडी वहां पर भेजा गया है और खाने पीने की सामग्रियां सामने उनके वहां भेजी जा रही है। और फिर भी जिस तरह से कदम उठाना चाहिए वो कदम नहीं उठाना पाया। और 11 मौत को सामने देखकर प्रशासन की जो जिस तरह से अभी नींद खुली है वो काफी देर हो चुकी है। आखिरकार 11 व्यक्तियों की जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए क्योंकि 11 लोगों की मौत मामूली नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद राजू हमसे बातचीत करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।